हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं आपके सामने ये ही एक पावर 10 की सीरीज फिर से लेके आया हूँ। सो ड्यू टू सम रीजंस मैं इसको सवेरे नहीं ले पा रहा हूँ, इसको लाइव नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रिपरेशन में बिल्कुल भी दिक्कत आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एग्जाम ओरिजिनल की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ एंड दिस इज प्रीलिम, अ पार्ट ऑफ प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। एंड सीरीज का नाम है पावर 10, जिसमें हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। बट मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि इन 10 क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको इनसे रिलेटेड 30-40 क्वेश्चंस और भी करा दूं। ठीक है, तो हर लेक्चर में हमारा कुछ ना कुछ पैटर्न होता है। हर लेक्चर में हम किसी ना किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर 10 क्वेश्चंस लेते हैं। इसी के साथ साथ एक डिस्ट्रिक्ट हर दिन कवर, एक या दो डिस्ट्रिक्ट हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो उसी पैटर्न पे आज भी लेक्चर होंगे। 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन होंगे। उनमें मैं डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बताऊंगा। कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी के होंगे, क्योंकि पॉलिटी हमने टच नहीं किया था अभी तक, इसलिए कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी के होंगे। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। ठीक है, सो 10th फेब को ये होना था, बट आई एम रियली सॉरी, आज 11th फेब है। 11th फेब को आप सब यहाँ पे आए हैं। सो एक और चीज है कि ड्यू टू आई वाज नॉट फीलिंग वेल, सो दैट इज व्हाई मैं लेक्चर आपके कंटिन्यूअसली नहीं ले पा रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मौसम बदल रहा है तो उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मेरी तबीयत भी बदल रही है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्या क्या कोर्सेज हैं? तो 9 बजे सवेरे एमपी जीके का प्रैक्टिस सेट होता है, 9:30 बजे जनरल का होता है। तो अभी आजकल उल्टा चल रहा है, 9 बजे संपदा मैम इस सेट को लेती है, जनरल के सेट को संपदा मैम लेती है, और एमपी के प्रैक्टिस सेट को मैं लेता हूं, दैट इज प्रखर। एमपी के प्रैक्टिस सेट को मैं लेता हूं। शाम को 5 बजे मेरा सेट होना रहता है, दैट इज क्रैश कोर्स। ये थ्योरी लेक्चर होता है एमपी जीके का, तो ये मैं लेता हूं। और रात में प्लान्ड है कि रात को 8 बजे क्रैश कोर्स में जनरल स्टडीज वाला जो पार्ट है वो संपदा मैम लेंगी। इसी के साथ साथ हम और भी फैकल्टीज को लेके आ रहे हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के लिए आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला पार्ट हमें चालू करना है, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम प्रीवियस 20 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए भी एक सीरीज चालू करनी है, प्लस ज्योग्राफी ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी भी स्टार्ट करना है, तो उसके लिए भी फैकल्टी हायर हो रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि कंटिन्यूअसली हम काम कर रहे हैं, आपके बेटरमेंट के लिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैज बाइकैमरल लेजिस्लेचर? हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैज बाइकैमरल लेजिस्लेचर? बाइकैमरल का मतलब क्या होता है? बाइकैमरल का मतलब होता है अपर और लोअर हाउस स्टेट में है। ठीक है, कितनी स्टेट्स में बाइकैमरल क्या बोलते हैं, कैमरल लेजिस्लेचर है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। देखो, बिल्कुल याद रखो, पहले 7 था, इसका जवाब है 7। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के अलग होने के बाद आंसर अब बचा है 6। ठीक है, पहले जम्मू एंड कश्मीर भी इसमें इंक्लूडेड होता था तो 7 थे, लेकिन अब बचा हुआ है 6। अब बचे हुए हैं 6। तो कौन कौन से हैं? तो उनको याद रखने का एक सिंपल तरीका है। कौन कौन सी स्टेट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है? तो याद रखिएगा, उसका फॉर्मूला है कम्बुट, KAMBUT। KAMBUT, के से कर्नाटका, ए से आंध्र प्रदेश, ठीक है, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, यू से उत्तर प्रदेश, और टी से तेलंगाना। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई। सो दैट इज वाई कम्बुट याद रखिएगा। इसका मतलब है कि ये 6 स्टेट्स हैं इंडिया में जहां पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों होता है। यानी अगर मैं हिंदी में बोलूं तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। लेकिन बाकी की 28 में से अगर आप इन 6 स्टेट्स को हटा दो तो 22 स्टेट्स में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा होती है, विधान परिषद नहीं होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, ये पहला क्वेश्चन था और ये इंडिया लेवल पे भी बहुत बड़ा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी सब में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, लेकिन इन 6 स्टेट्स में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
मिंटो हॉल इज फेमस फॉर, मिंटो हॉल इज फेमस फॉर, मिंटो हॉल इज फेमस फॉर, जल्दी बताइए मिंटो हॉल किस चीज के लिए फेमस है? ये आपको पता होना चाहिए यार, ये इतना टफ क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। मिंटो हॉल तो जितने मध्य प्रदेश के लोग हैं उनको तो मिंटो हॉल, ठीक है, इंदिरा गांधी, वल्लभ भवन, कहाँ गया अपना, हाँ वल्लभ भवन, ये सारी चीजें वैसे भी पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चंस थे आपके तगड़े, चलो जल्दी इसका जवाब दो, जल्दी इसका जवाब दो, ठीक है। तो आपको मिंटो हॉल पता होना चाहिए। देखो पहली बात तो लोकसभा को लोकसभा और राज्यसभा ये एमपी लेवल पे होती नहीं है, ये इंडिया लेवल पे होती है, ठीक है। और जो पार्लियामेंट हाउस बोलते हैं ना जिसको, दिल्ली में जो पार्लियामेंट हाउस या पार्लियामेंट, वहां पर आपका लोकसभा और राज्यसभा होता है। लेकिन जब विधानसभा की बात की जाती है तो हर स्टेट की अपनी अलग विधानसभा होती है जहां पे एमएलए बैठते हैं, जहां मिनिस्टर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, बैठते हैं। तो विधानसभा को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है, ठीक है। अब जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है उसको पहले पहले वो मिंटो हॉल में लगती थी। तो याद रखना कि मिंटो हॉल इज फेमस फॉर विधानसभा, और आज की डेट में विधानसभा कहां लगती है? तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी हॉल में, इंदिरा गांधी हॉल। और ये कहां पर है? ये है अपना प्यारा भोपाल में, ठीक है, अपना प्यारा भोपाल में। तो ये याद रखिएगा मिंटो हॉल इज फेमस फॉर विधानसभा। विधानसभा पहले कहां लगती थी? मिंटो हॉल में लगती थी। विधानसभा पहले कहां लगती थी? मिंटो हॉल में लगती थी। विधानसभा पहले कहां लगती थी? मिंटो हॉल में लगती थी। बिल्कुल याद रखिएगा। अगला सवाल तैयार है आपके लिए, ठीक है। चलो, which seat from following district is not a SC/ST seat from MP to लोकसभा? इनमें से कौन सी सीट के अंदर, कौन सी सीट पे एसटी के लिए रिजर्व नहीं है, ठीक है, लोकसभा में एसटी के लिए रिजर्व नहीं है? कौन सी, इनमें से कौन से जिले से एसटी के लिए सीट रिजर्व नहीं है लोकसभा में? ठीक है, देखो क्या होता है, लोकसभा में कुछ मेंबर्स होते हैं, जैसे मान लो 545 मेंबर है, ठीक है, इनमें से हर स्टेट के कुछ मेंबर होते हैं। तो सपोज मान लो 29 मेंबर है मध्य प्रदेश के, सपोज, ठीक है, मुझे नहीं पता कितने हैं, मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली कितने हैं, लेकिन वो अभी इसी लेक्चर में, इसी क्वेश्चन में बताऊंगा। बट मान लो 29 है। अब 29 में से आपको पता होना चाहिए कि 6 सीट जो है वो बुक्ड है एसटी के लिए, 6 सीट्स जो है वो बुक्ड है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। बट ये कहां से? कुछ जिलों से बुक्ड होती है। तो इनमें से कौन सा जिला है जहां से एसटी की सीट बुक्ड नहीं है? एसटी की सीट बुक्ड नहीं है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। निम्नलिखित जिले में से कौन से जिले में से कौन सी सीट एसटी सीट है जो सांसद से लोकसभा तक नहीं है? समझ में आया? तो लोकसभा में अगर हम रिजर्वेशन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के किस जिले से एसटी के लिए रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है लोकसभा में? तो इसका बिल्कुल बहुत सही, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी 5 सेकंड और दूंगा मैं, 5 4 3 2 1। तो देखो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि मुरैना आप ले लो, उज्जैन आप ले लो, ठीक है, इन जगहों पे एसटी की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो आपको नहीं लगता कि इन जिलों में बुकिंग पक्का होगी? तो देखो जैसे संपदा मैम भी सिखाती है ना, आपको ये चीज सीखना है कि इनमें से कौन सा आंसर नहीं हो सकता। तो उज्जैन बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि उज्जैन से सीट जरूर होगी। मुरैना बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि मुरैना से भी सीट होगी। अब बचता है दतिया और अलीराजपुर, दतिया और अलीराजपुर। अब अलीराजपुर के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। क्या यहाँ पे एसटी पॉपुलेशन है? आपको पता होना चाहिए अलीराजपुर में एसटी पॉपुलेशन क्या है, क्या रेशो है। जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अलीराजपुर में एसटी पॉपुलेशन का क्या स्टेटस है, हाई मीडियम लो, ठीक है। तो इसका आंसर है अलीराजपुर, ठीक है। अलीराजपुर से सीट नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं टोटल लोकसभा में जितनी भी सीट है उनमें से 29 सीट मध्य प्रदेश द्वारा भरी जाती हैं, जिनमें से 6 सीट एसटी के लिए रिजर्व रहती हैं। और ये कैसे रिजर्व रहती हैं?
3 जिलों में से 2-2 सीटें रिजर्व रहती हैं, मुरैना, दतिया और उज्जैन। ये याद रखिएगा, मुरैना, दतिया और उज्जैन, इन 3 जगहों से, ठीक है, 3 जिलों से 2-2 सीट करके टोटल 6 सीट जो रहती हैं वो एसटी के लिए रिजर्व रहती हैं। अच्छा, एसटी के लिए इतनी रहती हैं, तो एससी के लिए कितनी रहती हैं? तो याद रखिएगा, इस 29 में से 6 जो रहती हैं वो एसटी के लिए रिजर्व रहती हैं, और 4 सीट जो रहती हैं वो अपने एससी के लिए रिजर्व रहती हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए। ठीक है, अब कौन कौन से जिलों से शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व रहती हैं? तो देखिए, झाबुआ, बड़वानी, ठीक है, डिंडोरी और अनूपपुर। डिंडोरी और अनूपपुर। तो याद रखिएगा, टोटल 29 में से कितनी सीट रिजर्व्ड होती हैं? अगर ये पूछा जाए कितनी सीट रिजर्व्ड है, तो टोटल 10 सीट रिजर्व होती हैं, 6 एसटी के लिए, 4 एससी के लिए। 6 एसटी की सीट्स कहां से रिजर्व होती है? मुरैना, दतिया, उज्जैन से 2-2 सीट, और 4 एससी की सीट कहां से रिजर्व होती है? झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी और अनूपपुर से। चलो अगला सवाल क्या है? Who has been the chief minister of MP for the shortest duration of time? शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन रहा है? जल्दी बताइए, जल्दी बताओ। जल्दी बताइए, जल्दी। सबसे कम समय के लिए कौन रहा है चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश में? शंकर दयाल शर्मा, राजा नरेश चंद्र, पिताजी सीतारामैया, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। जल्दी बताइए। और आपको यह भी बताना पड़ेगा, देखिए बहुत सारी चीजें होती है, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, ठीक है, कि जो शंकर दयाल शर्मा जी हैं, ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है। ठीक है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है, तो इनका नाम तो सही हो ही नहीं सकता इस केस में। ठीक है, इनका नाम तो सही हो ही नहीं सकता इस केस में। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे पिताजी सीतारामैया, ये पहले गवर्नर थे। अब आपको पता होगा, बहुत कम गवर्नर होते हैं जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, बहुत कम गवर्नर होते हैं जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो अगर ये हमारे पहले गवर्नर रहे, तो लोगों के दिमाग में ये डाउट आ सकता है, यार गवर्नर रहे, क्या पता चीफ मिनिस्टर भी रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों, ये चीज याद रखिएगा कि जो गवर्नर होता है ना, वो चीफ मिनिस्टर दोबारा नहीं बन सकता। ठीक है, मतलब बन तो सकता है लेकिन नहीं बनता, यूजुअली नहीं बनता है। ठीक है, तो ये लॉजिक है। तो पिताजी सीतारामैया भी नहीं हो सकता। अब पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी हमारे सबसे पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, रविशंकर शुक्ल जी रहे हैं। तो आप ये समझिए, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र और राजा नरेश चंद्र। तो मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं। इसका जवाब है हमारे चौथे चीफ मिनिस्टर थे, ये याद रखिएगा। ये हमारे फोर्थ चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। और ये कहां से थे? ये कटंगी से थे, कटंगी जबलपुर के पास जो जगह है वहां से थे। और इनका कार्यकाल कितना था? इनका कार्यकाल 3 साल का था। ठीक है, इनका कार्यकाल 3 साल 302 दिनों का था। ठीक है, 3 साल 202 दिनों का था। लेकिन अगर राजा नरेश चंद्र की बात की जाए, ठीक है, राजा नरेश चंद्र, ठीक है, राजा नरेश चंद्र, तो आपको यह याद रखना होगा कि इनका कार्यकाल सिर्फ 12 दिनों का था, 12 या 13 दिनों का। ठीक है, तो इनका कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ 12 दिनों का था। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल याद रखिएगा कि एकदम जो अगर छोटा एकदम वैसा जवाब है ना कि किसने सबसे कम डेज के लिए किया है, तो उसका जवाब है राजा नरेश चंद्र। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके अलावा बाकी सबने बड़ी पारियां खेली हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 50 मतलब 100 के अंदर भी अपना कार्यकाल पूरी किया है, 100 दिनों के अंदर। तो इसके बाद नाम आता है सुंदरलाल पटवा का, याद रखिएगा, सुंदरलाल पटवा। ठीक है, सुंदरलाल पटवा जो थे, ये कहां से सीएम बने थे, कौन सी सीट से थे? तो ये याद रखिएगा, मंदसौर से थे। और इनका कार्यकाल कितना था? इनका भी कोई बहुत बड़ा नहीं था, 28 दिनों का ही कार्यकाल था इनका, 28 दिनों का ही कार्यकाल था। लेकिन इसके अलावा आपको कुछ चीजें और भी पता होनी चाहिए
कि जो सबसे पहले पीएम थे, सबसे पहले चीफ मिनिस्टर थे, उनका कार्यकाल कितना था? तो याद रखिएगा रविशंकर शुक्ल जी का कार्यकाल कितना था? रविशंकर शुक्ल जी का कार्यकाल कितना था? इनका भी कोई बहुत बड़ा नहीं था। सबसे पहली बात, ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते थे? तो याद रखिएगा सरायपल्ली से जीते थे, ये सरायपल्ली, ठीक है। और इनका कार्यकाल भी सिर्फ 60 दिनों का था। तो आपको ये चीजें छोटी छोटी पता होनी चाहिए कि पहले सीएम कौन थे, किस सीट से जीते थे, कितने दिनों का कार्यकाल था, और सबसे कम दिनों का कार्यकाल किसका रहा है, सबसे ज्यादा दिनों का किसका रहा है। चलिए कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि सबसे ज्यादा दिनों का कार्यकाल किसका रहा है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए कई बड़ी पारियां, कई लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी पारियां खेली हैं, ठीक है। तो उसका जवाब आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या रही है वो, ठीक है। जैसे अभी के लिए तो सबसे बड़ा नाम है वो है शिवराज सिंह चौहान, जो अभी हमारे सीएम रहे हैं, वो सबसे लंबे समय के लिए, सबसे लंबे समय के लिए रहे हैं सीएम, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। Who was the first female governor of मध्य प्रदेश? Who was the first female governor of मध्य प्रदेश? अब ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लगता है मुझे, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लगता है मुझे। इसका जवाब पता है, क्योंकि जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना वो भी अपने आप में दिग्गज ऑप्शन है, अपने आप में बिल्कुल 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 दिग्गज ऑप्शन है, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी 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 जल्दी। हु इज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर, हु इज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? तो इसका बिल्कुल सीधा साधा जवाब है सरला गिरेवाल जी, ठीक है, सरला गिरेवाल जी। तो अब सबसे बड़ी बात है कि कौन से नंबर पे बनी थी? तो याद रखिएगा ये 17th गवर्नर थी, ये 70वीं गवर्नर, 70वीं राज्यपाल थी मध्य प्रदेश की, लेकिन 70वें राज्यपाल थी, लेकिन पहली फीमेल गवर्नर भी यही बनी थी। यानी इनके पहले जो 16 गवर्नर हुए थे वो सब मेल थे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों का कोई वो नहीं है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट फीमेल, हाँ, फीमेल आईपीएस ऑफिसर थी, ठीक है। तो निर्मला बुच क्या थी? तो ये आप याद रखिएगा मुख्य सचिव थी, ये पहली फीमेल मुख्य सचिव थी। सबसे पहली फीमेल मुख्य सचिव निर्मला बुच जी थी। फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर जो थी वो आशा गोपालन थी, ठीक है। एंड सरला अग्रवाल क्या था? ठीक है, सरला अग्रवाल क्या था? ये पहली 17वीं गवर्नर थी, लेकिन पहली फीमेल गवर्नर थी। और संध्या अग्रवाल, ये मैंने कल भी पढ़ाया था, संध्या अग्रवाल इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन रह चुकी हैं, ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम की, फीमेल वाली टीम की कैप्टन रह चुकी हैं। तो ये याद रखिएगा, ये बड़े बड़े नाम थे। आई होप आपको मजा आया होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, कि पहले कमिश्नर कौन थे, फिर पहले, मतलब मैं आपको ये बता दूंगा, ऐसा नहीं है कि, ठीक है, ये गोपाल है, गोपाल है ये, ठीक है, गोपालन नहीं है, आशा गोपाल है, ठीक है। चलिए तो अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे मेरे पास ना 70 लोगों की लिस्ट है जिन्होंने पहला पहला था, पहले मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री, पहले राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल, पहले न्यायाधीश, ठीक है, पहली महिला न्यायाधीश। तो ये सारी चीजें ना, बहुत सारी चीजें। पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? क्या आप बता सकते हैं पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फर्स्ट फीमेल जज, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ एमपी। एमपी के लिए है भाई, ये सारी चीजें एमपी के लिए है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इनका इनका नाम था सरोजिनी सक्सेना। सरोजिनी सक्सेना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच सिटी इज फेमस फॉर हॉर्टिकल्चर कॉलेज? विच सिटी इज फेमस फॉर हॉर्टिकल्चर कॉलेज? विच सिटी इज फेमस फॉर हॉर्टिकल्चर कॉलेज? जल्दी बताओ, हॉर्टिकल्चर कॉलेज के लिए कौन सी सिटी फेमस है? जल्दी बताओ। देखो अब डिस्ट्रिक्ट की बात आ गई, तो इंदौर, भोपाल, मंदसौर, रतलाम। कौन सा शहर बागवानी कॉलेज के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा कॉलेज बागवानी, कौन सा शहर, ठीक है, बागवानी कॉलेज के लिए प्रसिद्ध है? विच सिटी इज फेमस फॉर हॉर्टिकल्चर कॉलेज? इंदौर, भोपाल, मंदसौर, रतलाम। तो बिल्कुल इसका सही जवाब है मंदसौर, इसका बिल्कुल सही जवाब है मंदसौर।
तो अब मंदसौर के बारे में लिखते हैं। तो आज देखो, अगर मैं आपको बताऊं उज्जैन डिवीजन, तो उज्जैन डिवीजन के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले आपका आता है नीमच, ठीक है, फिर आता है आपका मंदसौर, ठीक है, फिर आता है आपका रतलाम, फिर आता है आपका उज्जैन सिटी, फिर आता है आपका देवास, ठीक है, फिर आता है शाजापुर, और फिर आता है आपका आगर मालवा, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आपके उज्जैन डिवीजन के अंदर आती हैं। ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आपके उज्जैन डिवीजन के अंदर आती है, बिल्कुल सही बात। तो इसमें से रतलाम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, देवास के बारे में हम पढ़ चुके हैं आप पिछले लेक्चर में। तो अब हम मंदसौर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, तो आप ये याद रखिएगा कि मंदसौर में क्या क्या है या किस किस चीज के लिए फेमस है। तो आपको याद रखना है, इट वॉज अर्लियर नोन एज दसपुर, ठीक है, दसपुर नाम से ये जाना जाता था। और ये कहां पर है? तो याद रखिएगा, इट इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर शिवना। ये शिवना नदी के तट पे बना हुआ है, ठीक है। ये किस चीज के लिए फेमस है? तो याद रखिएगा, जो अफीम की खेती होती है ना, अफीम प्रोडक्शन के लिए फेमस है, ठीक है। नशा करने वाला जो अफीम होता है ना, उसके लिए फेमस है। यहां पे एक पेंसिल की फैक्ट्री है, ठीक है। मंदसौर की अगर बात की जाती है तो यहाँ पे एक पेंसिल की फैक्ट्री भी है, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं कि यहाँ पे कोई डैम है, तो बड़ा डैम है यहाँ गांधी सागर डैम, चंबल नदी पे। गांधी सागर डैम ऑन चंबल रिवर, ठीक है, गांधी सागर डैम ऑन चंबल रिवर। इसी के साथ साथ इसको रावण की ससुराल भी कहा जाता है। रावण की ससुराल मीन्स द वाइफ ऑफ रावण बिलोंग्स टू मंदसौर, ठीक है, दैट इज द वाइफ ऑफ रावण बिलोंग्स टू मंदसौर, ठीक है। 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान टचेज मंदसौर। मंदसौर को टच करती हैं, ठीक है। और एमपी का जो हॉर्टिकल्चर कॉलेज है वो यहीं पर है, तो ये लिख लीजिएगा, ठीक है। एमपी का जो हॉर्टिकल्चर कॉलेज है वो यहीं पर है। एमपी का जो हॉर्टिकल्चर कॉलेज है वो यहीं पर है। एमपी का जो हॉर्टिकल्चर कॉलेज है वो यहीं पर है, ठीक है। और ये, ठीक है, ये पिपलिया मंडी, पशुपति टेम्पल, इन सब के लिए भी फेमस है, ठीक है। चलिए, देखिए, इस तरीके से हम हर एक जिला कवर अप करने की कोशिश करेंगे, नॉट ओनली फ्रॉम उज्जैन डिवीजन, बट सारे डिविजन्स को आप मिला लीजिए, जो 52 डिस्ट्रिक्ट है, हम सारी डिस्ट्रिक्ट्स कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वन बाय वन मैं डिटेल में आपको उनसे रिलेटेड सारी चीजें बताऊंगा, ताकि देखिए 2 या 3 या 4 क्वेश्चन ना इस टॉपिक से जरूर फंसेंगे। जैसे अब मैंने मंदसौर के बारे में आपको सब कुछ बता दिया, अब आप ये सोचिए इस एक क्वेश्चन से आपको कम से कम 12 क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन मिल गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which 5-year plan was irrigation and education focused? Which 5-year plan was irrigation and education focused? Which 5-year plan was irrigation and education focused? जल्दी बताइए, बिल्कुल जल्दी बताइए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए ये चीज। 5-year प्लान का मतलब क्या होता है? देखो, पंचवर्षीय जो योजना होती थी ना, उसके तहत बहुत सारे मॉडल्स आए, बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है। तो याद रखिएगा, चलो, तो ये याद रखना, इसका जवाब है थर्ड 5-year प्लान, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो सबसे फर्स्ट जो 5-year प्लान था, ठीक है, फर्स्ट 5-year प्लान, इसमें बोला गया था 30% ऑफ इनकम विल बी गिवन टू एग्रीकल्चर।
फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बोला गया था, ठीक है, दैट इट विल गो टू एग्रीकल्चर, और इसी के साथ साथ, ठीक है, जो गांधी सागर डैम है ना, उसके बारे में भी बात इसी में की गई थी। गांधी सागर डैम के लिए भी बात इसी में की गई थी, ठीक है। अगर सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात की जाए तो ये इंडस्ट्री और एग्रीकल्चरल फोकस था, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर फोकस्ड। और अगर मैं थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करूं, थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करूं, तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो था इरिगेशन एंड एजुकेशन फोकस्ड। इरिगेशन एंड एजुकेशन फोकस्ड। और अगर मैं ये बात करूं कि फोर्थ 5 ईयर प्लान की, तो आपको याद रखना होगा फोर्थ 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था। जो थर्ड 5 ईयर प्लान है ना, वो हमारा 56 से 66 तक, मतलब 61 से 66 तक चला था, ठीक है, 1961 से 1966 तक चला था, ठीक है। लेकिन जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था ना, वो 1969 में आया था। मतलब 1966 में थोड़ा सा आप कह सकते हैं बिना किसी प्लानिंग के आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया था। बिना किसी प्लानिंग तो नहीं, बट आप ये समझ सकते हो कोई 5 ईयर प्लान नहीं था, बिना किसी 5 ईयर प्लान के हमने आगे का कुछ पीरियड निकाला था, ठीक है। सो इसका सही आंसर है थर्ड। महानुलोबिस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज अप्लाइड टू विच 5 ईयर प्लान, ठीक है। आर्थिक विकास के महानुलोबिस मॉडल को 5 साल की योजना किस योजना के लिए लागू किया गया है, ठीक है, किस योजना के लिए लागू किया गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो आप याद रखिएगा, पहली बात तो जो महानुलोबिस थे, इनके नाम पे इंडिया में एक आज बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चलता है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। कहा जाता है ही इज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, ही इज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ना, वो हैरड डॉर्मन मॉडल पे था, ठीक है, कि एग्रीकल्चरल फोकस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इफ वी आर एग्रीकल्चरल फोकस्ड होगा तो गांव के लोगों को, किसानों को इसका बेनिफिट मिलेगा, और अल्टीमेटली देश ग्रो होगा, क्योंकि बॉटम लेयर जो हमारा किसान है वो ग्रो हो रहा है, तो बाकी सब ग्रो हो जाएंगे। लेकिन सेकेंड में महानुलोबिस मॉडल आए, ठीक है। महानुलोबिस मॉडल ने क्या कहा कि आप एक काम करो, सेटअप इंडस्ट्री, सरकार को इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी चाहिए, जो आज की डेट में सरकार बेच रही है ना जिन इंडस्ट्री को, ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान में उन इंडस्ट्री को सेटअप किया गया था। अब एक बार इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है तो इसमें आने वाले लोग करते हैं, काम करते हैं, उनको पैसा मिलता है, पैसा से वो खरीदते हैं। जब वो सामान खरीदते हैं तो जिस इंडस्ट्री का सामान वो खरीद रहे हैं वो वाली इंडस्ट्री ग्रो करती है। तो इसी का मतलब होता है कि सारे लोगों को, पूरे देश का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसीलिए जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो इस चीज पे फोकस था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का डेवलपमेंट हो सके। और वो कैसे होगा कि आप सोशलिस्टिक प्रॉपर मतलब मॉडल पे जाओ, कि जो सरकार है उसको सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, जैसे इंडस्ट्री ले आई, या फिर सेटअप करवा दिया, या फिर इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी और बड़े प्रोजेक्ट में। क्योंकि जब बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उसमें करने के लिए, काम करने के लिए लोग आते हैं, काम करने पे उनको पैसा मिलता है, वो पैसा दूसरी सर्विसेज के लिए लगाते हैं। अब दूसरी इंडस्ट्री, तीसरी इंडस्ट्री एंड चौथी इंडस्ट्री ऐसे ग्रो करती जाती है। तो दैट इज वाई सेकंड 5 ईयर प्लान को वन ऑफ द सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान्स बोलते हैं। और महानुलोबिस मॉडल जो था वो सेकंड 5 ईयर प्लान में लगाया गया था, सेकंड 5 ईयर प्लान में लगाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सिटी होस्ट सिंधिया एशियंट रिसर्च सेंटर, सिंधिया एशियंट रिसर्च सेंटर, सिंधिया एशियंट रिसर्च सेंटर किस सिटी में सिंधिया एशियंट रिसर्च सेंटर है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। लगने वालों को बहुत बढ़िया चीजें लगेंगी, नहीं लगने वालों को कुछ नहीं लगेगा, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जल्दी दम लगाओ भाई, दम लगाओ, दम लगाओ, दम लगाओ। देखो, अब कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए, वैसे भी पता होना चाहिए आपको कि क्या अमरकंटक जिला है, नहीं है तो क्या है जिला, ठीक है। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी।
जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। इतना कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है, बिल्कुल बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है। देखो इसका सही आंसर है उज्जैन। देखो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि जैसे ही नाम सिंधिया आया है तो सिंधिया नाम भिंड या ग्वालियर से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ही इसलिए दिया गया ताकि आप फिरकी खा जाए, तो फिरकी खाने पे जवाब आता है उज्जैन। तो अब हम चौथी, जो आप मैंने बताया था ना, मैं एक एक करके सारी सारी चीजें कवर अप कराऊंगा। ठीक है, सारी डिस्ट्रिक्ट। तो अब हम उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं धीरे से। मैं नीमच, शाजापुर और आगर मालवा भी आने वाले लेक्चर में कवर अप करा दूंगा। चलिए, तो जवाब है उज्जैन, जवाब है उज्जैन। तो उज्जैन में बहुत सारी चीजें, देखो अमरकंटक तो पहली बात, ठीक है, पहली बात डिस्ट्रिक्ट है ही नहीं, तो अमरकंटक का तो बनता ही नहीं था। भिंड में से ज्यादा चांसेस ग्वालियर में है, बट ठीक है, विच सिटी होस्ट सिंधिया एशियंट रिसर्च सेंटर। तो याद रखिएगा, सबसे पहली बात, उज्जैन के पुराने नाम क्या है? ऑल्सो नोन एज अवंतिका। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद कालिदास एकेडमी के लिए ये फेमस है, कालिदास एकेडमी के लिए ये फेमस है। कालिदास एकेडमी यहां पर है। ठीक है, अब ये इसकी एक और खास बात मैं आपको उज्जैन की बताऊं, इट इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, it is the only place in the world where sun is at, where sun is at 90 degree on 21st जून। याद रखिएगा 21 जून को एकदम खड़ी सिधाई में होता है सन। पूरे वर्ल्ड में ये इकलौती ऐसी जगह है जहां पे होता है। ठीक है, आप कह सकते हैं हियर यू कैन फाइंड आउट क्वाइट अ हायर नंबर ऑफ SC बाय परसेंटेज, बाय परसेंटेज। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है ना कि जैसे ये वाला वैल्यू हो गया या कुछ और हो गया, कई बार मैं कई गलत चीजें बता देता हूं, बट आपको ये चीज समझनी पड़ेगी बच्चों कि हो सकता है मुझसे गलती हो रही है, और एक दो फैक्ट्स में अगर गलती हो रही है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अगले लेक्चर में उसको कवर अप करूंगा वेरीफाई करके। तो आप ये चीज बताइए, ये चीज बताइए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे डाउट्स भेजे हैं, 3-4 जगह ऐसी होंगी जहां पे मैंने शायद गलतियां की है। और ठीक है, देखो यार, अगर आपको 40 मिनट में इतना बढ़िया लेक्चर मिल रहा है, उसमें एक आध गलती निकल रही है, तो हो सकता है कि जो आपको, देखो आप ये समझो ना कि 99.99% ऑफ द टाइम्स आपको सही इंफॉर्मेशन मिल रही है, और हो सकता है कभी गलती से मुझसे भी गलती हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैक्सिमम SC की पॉपुलेशन बाय परसेंटेज उज्जैन में ना हो, कहीं और हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगले दिन मैं उसको चेंज कर दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई, एक बार गलत इन्फॉर्मेशन मिली लेकिन उसके अगले दिन चेंज भी हो गई, और मुझे पता है कोई ना कोई बच्चा जरूर डालेगा अगर इन्फॉर्मेशन में गलती से भी गलत दे रहा हूं तो इसीलिए आप ये मत समझिए कि आपका कहीं भी नुकसान होगा, आपका नुकसान कहीं नहीं हो रहा है। इट्स जस्ट दैट कि आपको एक इन्फॉर्मेशन थोड़े दिन बाद, 1-2 दिन बाद मिलेगी, बट आपको ये बताना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में कि सर आपने यहाँ शायद गलती कर दी है या वहां गलती कर दी है। ठीक है, बट बताना आपको ही पड़ेगा, और हो सकता है गलतियां हो जाए, मैं बोल रहा हूँ। और देखो ये इतना ज्यादा थियोरेटिकल टॉपिक है ना कि गलतियां होने के चांसेस काफी ज्यादा है, इतना ज्यादा फैक्ट है, इतनी ज्यादा किताबें, और कोई किसी किताब में ढंग से नहीं लिखा। आखिरकार मैं भी तो पढ़ तो किताबों से ही रहा हूं ना, हो सकता है मुझसे भी गलती हो जाए, तो इतना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। कल एक बच्चे का कमेंट देख के मुझे काफी बुरा लगा कि सर आप चाहते नहीं है कि हमारा एग्जाम निकले, और मतलब इस टाइप का कमेंट था कि आप गलत पढ़ा देते। देखो यार, गलत पढ़ाना होता तो मैं फ्री में इतना ज्यादा, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले, आपको नॉलेज मिले, आपको एक्सपीरियंस मिले, आपको बढ़िया एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाए, और उसमें एक दो गलतियां अगर हो रही हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सीधे अपनी फैकल्टी पे इतना बड़ा ब्लेम लगा देंगे। ऐसा नहीं है, कई चीजें होती हैं, जैसे मैं अपडेटेड नहीं हो पाता, क्या दिक्कत है भाई? ऐसा तो है नहीं कि मैं फैकल्टी तो मुझे दुनिया ब्रह्मांड का सारा ज्ञान है, ऐसा तो है नहीं, कुछ चीजें मुझसे भी छूट जाती है। हाँ ये है कि आपके जो नजरिया है पेपर को देखने का, और मेरा जो नजरिया है पेपर को देखने का, वो अलग होता है, और वो एक टीचर और स्टूडेंट को डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, नॉलेज में मुझे लगता है कि कई बच्चे मुझसे ज्यादा होंगे यार, और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप ज्यादा हो। देखो मैंने कम से कम 3 से 4 किताबें पढ़ी हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर में कम से कम आप समझ लो पिछले 5 साल से रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। तो हाँ, ज्ञान एक्सपीरियंस जो मेरा, मैं बाकी लोगों से मिलता हूं तो एक्सपीरियंस ये सारी चीजों में मैं ज्यादा हूं, बट हो सकता है ना एक आध बच्चा ऐसा कोई निकल जाए जिसमें कुछ चीज उसको कुछ पता हो जो मुझे ना पता हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल अपनी फैकल्टी पे चढ़ जाएंगे। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, बट ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, इट्स अबाउट संपदा मैम एज वेल।
ठीक है, गलती सबसे हो सकती है, आपका काम है कि एज अ फैकल्टी आप रिस्पेक्ट से बात कीजिए सबसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, एक मंदिर है यहाँ पे, याद रखिएगा, नवग्रह मंदिर। उज्जैन में एक मंदिर आता है नवग्रह मंदिर, ये साल में एक बार खुलता है। ठीक है, मंगलनाथ मंदिर भी बोलते हैं इसको, मंगलनाथ मंदिर भी बोलते हैं इसको, मंगलनाथ मंदिर भी बोलते हैं इसको। और ये ओपन ओनली वंस, साल में एक बार खुलता है। साल में सिर्फ एक बार खुलता है। अगर इसके अलावा बात की जाए पनीनी संस्कृत कॉलेज की, तो वो भी उज्जैन में है, पनीनी संस्कृत कॉलेज, ये भी आपका उज्जैन में है। ठीक है, सिंधिया एंशिएंट रिसर्च सेंटर, ये भी आपका उज्जैन में है। और लास्ट आप लिख लीजिए विक्रम यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें जो आपकी उज्जैन में, इतनी सारी चीजें जो आपकी उज्जैन में। विच सिटी हैज द फर्स्ट विलेज कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश? ठीक है, विच सिटी हैज द फर्स्ट विलेज कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश? चलिए, आज मैंने ऑब्जेक्टिव ही लिया था कि मैं आपके जो उज्जैन डिवीजन है उसको पूरा करूंगा। ठीक है, तो पूरा तो नहीं, बट हाँ बड़े बड़े टॉपिक्स में ले लूंगा। तो इसका सही जवाब है नीमच। नीमच में हमारी जो फैक्ट्री है वो है, सॉरी, फर्स्ट विलेज कोर्ट जो मध्य प्रदेश का था वो नीमच में था, वो नीमच में था। ठीक है, फर्स्ट विलेज कोर्ट ऑफ एमपी इज इन नीमच। ठीक है, चलिए, तो अब धार, होशंगाबाद, आगर मालवानी है, होशंगाबाद में क्या पहला था वो आपको बताना पड़ेगा। विच इज फर्स्ट पुलिस मोबाइल स्टेशन वो जो था वो होशंगाबाद में था। ठीक है, तो याद रखिएगा जो नीमच है ये हार्ट शेप का है, ये हार्ट शेप का है। यहां पे पहला विलेज कोर्ट तो है ही, इसके बाद ठीक है कुंडलेश्वर महादेव मंदिर, कुंडलेश्वर या फिर कुंडलेश्वर महादेव मंदिर यहां पर है। ठीक है, फिर भगवा माता का मंदिर यहां पर है, भगवा माता मंदिर भी यहीं पर है। ठीक है, भगवा माता मंदिर भी यहीं पर है। इसी के साथ साथ देखो, अफीम, अफीम कहां था? मंदसौर से रिलेटेड था। अगर मैं ओपीएम की बात करूं तो ओपीएम की फैक्ट्री कहां पर है? ओपीएम फैक्ट्री इज इन नीमच, ओपीएम फैक्ट्री इज इन नीमच। ठीक है, और एक चीज जान के आपको उत्साह होगा कि 1957 की लड़ाई मध्य प्रदेश में नीमच से चालू हुई थी। तो 1857 वॉर, revolt in MP started from Neemach. Revolt in MP started from नीमच, स्टार्टेड फ्रॉम नीमच, ये याद रखिएगा, नीमच से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नीमच से स्टार्ट हुआ था। और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर है, सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर भी है। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं कि नीमच किस जिले से निकल के बना था, तो याद रखिएगा 1998 में इट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम मंदसौर। मंदसौर से निकल के ये जिला बना था। ठीक है, तो अब मुझे लगता है नीमच के बारे में भी आपको काफी कुछ पता है, नीमच के बारे में भी आपको काफी कुछ पता है। अब दो बचते हैं, उज्जैन डिवीजन में दो बचते हैं, आगरमालवा और शाजापुर। धीरे धीरे आने वाले समय में हम उनको भी कवर अप कर लेंगे। ठीक है, चलिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, 9, 10। तो यहां पे आपके 10 के 10 सवाल पूरे हो चुके हैं। 10 सवाल में मुझे लगता है आपको कम से कम नहीं तो 70-80 सवाल झेलने की ताकत मिल गई होगी। चलिए, तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप आपको मजा आया होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ देखिए, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सारी अपडेट इसी टेलीग्राम चैनल पे आती है।
अगर आपको कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। मुझे पता है व्हाट्सएप पे अभी मैसेज का रिप्लाई हम लोग नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू बिजीनेस, और अभी हमारा वर्कफोर्स भी थोड़ा सा कम है, बट ऐसा नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस क्वेरीज आई हैं, भले ही उनका 5-6 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, 15 दिन बाद हो, लेकिन मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आपको रिप्लाई जरूर आएगा, आपको रिप्लाई जरूर आएगा, ठीक है। और जितनी भी चीजें पढ़ाई गई हैं, देखिए कोई कॉपी करने का मतलब नहीं है, बट अगर स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप हमें मेल भी लिख सकते हैं @examoriginals@gmail.com। ठीक है, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लेट अस मीट टुमारो। ठीक है।